यहाँ कमी तो बहुत सारा है, लेकिन फिर भी वोट देंगे। फिर भी ना, ये तो मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई आप मजबूरी ना समझिए, हम हैं, हमको वोट दीजिए। आप कह रहे हैं मजबूरी है। नहीं, ओवैसी साहब का यहाँ पर वो जगह नहीं बना पाए हैं। ये कमजोरी है हमारे जावेद साहब का कि ये गांव मोहल्ला बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, छोटे वर्करों को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और सिर्फ ऊपरी स्तर पर जहाँ तक जो कुछ भी उससे बन पा रहा है कर रहे हैं। आप जो है उस लायक के आदमी को तलाश कर रहे हैं। अगर पार्टी की तरफ से जावेद साहब को ही लायक समझा गया और उन्हीं को टिकट देकर भेज दिया गया, फिर क्या करेंगे? तो मैं उसको भी इसी तरह से बोलूँगा, खड़ी खोटी पहले सुनाऊंगा और सुनाने के बाद उसमें जो कमियां हैं वो कमी उनको गिनाऊंगा और गिनाने के बाद फिर मैं उसी को वोट देने का प्रयास करूंगा और दिलाने का प्रयास करूंगा कि ओवैसी साहब जिनको प्रदेश अध्यक्ष चुने हैं, शायद इनके द्वारा हमारे सीमांचल संभाल नहीं पा रहे हैं और संभाला नहीं जा रहा है। अगर संभाला जाता या संभाल पाते, लोगों से सही विचार होती, तो हमको लगता है कि ओवैसी साहब का ये 4 कैंडिडेट जो है, जो जीत कर विधानसभा तक पहुँचे, ये चारों कैंडिडेट वो घसकते नहीं और दूसरे पार्टियों में जाकर के ज्वाइन करते नहीं। रहा अख्तरुल ईमान साहब का, ये पक्षपात हैं और पक्षपाती से जवाब देने के कारण इनके जो है चारों विधायक जो है ये दूसरे पार्टी में चले गए। मैं ओवैसी साहब को सबसे अच्छा नेता मानता हूँ, सबसे अच्छा नेता मानता हूँ। मुस्लिम धर्म के बहुत सारे नेताएं हैं, लेकिन और इस तरह से आवाज नहीं उठाते हैं जिस तरह से कि ओवैसी साहब उठाते हैं। मैं मानता हूँ इस बात को। हमारे शेरशाहबादी को क्या अभिशाप है राजनीतिक में जाना? हमारे अमीरुल साहब जो गिल्हावाड़ी के हैं, ये अख्तरुल ईमान जी से बातचीत किए थे कि हमको और हम लोगों को आकर के बोले भी कि मामा हम लोग आ रहे हैं इसमें, ये विधानसभा में आ रहे हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है और हम लोगों को जीत किसी तरह से दिखाना है। हम लोग भी कमर कस लिए कि हाँ वास्तविक शायद सच्चाई है इसमें। मगर इतना घिनौना जाते हैं हम लोग और इतना गंद करते हैं उन नेताओं के सामने, उस अख्तरुल ईमान के सामने, कि वो लोग कहा कि जाति को आप ऊपर उठाने के लिए आए हैं। उनको यही जवाब था क्या कि जाति को आप ऊपर जगाने के लिए आए हैं? क्या यही जवाब था उसको? क्या और दूसरा कोई जवाब नहीं था? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरे ठाकुरगंज में खास करके कहीं पर भी कोई शिलान्यास हुआ है हमारे एमपी साहब के द्वारा। मुझे आज तक दिखाई नहीं दे रहा है और ना दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी साथियों का फिर से इस्तकबाल है हमारे और आपका अपना मनपसंदीदा चैनल द असरारुल में। दोस्तों 2024 लोकसभा का चुनाव आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है और जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, लोग चौक चौराहे में, लोग चाय की दुकानों में, मिठाई की दुकानों में आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अपने आपस में चर्चा कर ही लेते हैं। इन्हीं एक सवाल को लेकर हम भी पूरे किशनगंज लोकसभा सीट के अलग अलग जगह में जाते हैं, अलग अलग हस्ती से मिलते हैं और फिर उनके अंदर की बात को जानने की कोशिश करते हैं कि उनके आसपास के इलाके का लोगों का इस बार का रुझान क्या है। जब जो है 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो फिर वहाँ के लोगों के आसपास के लोगों के रुझान क्या रहेगा। इन एक सवाल को लेकर आज हम पहुँचे हैं ये किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के ठाकुरगंज प्रखंड के APJ अब्दुल कलाम चौक पावर हाउस में हैं और अभी जिस शख्स को आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है जनाब ठाकुरगंज एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर MD रफ़ीक आलम साहब। इनके पास आज हम पहुंचे हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो फिर इनके या इनके आसपास के लोगों का रुझान क्या रहेगा। सबसे पहले मोहम्मद रफ़ीक आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपका भी स्वागत है और बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप आए हैं हमारे पावर हाउस में। कि कुछ दिनों बाद 2024 लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में आपके या फिर आपके आसपास के इलाके के लोगों का क्या रुझान रहेगा, किस पार्टी की तरफ रहेगा? देखिए, हमारे ठाकुरगंज प्रखंड विशेष करके ये जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा और यहाँ चाहे कितनों भी नेता आए और कितने ही पार्टियां आए, हम समझ रहे हैं कि यहाँ जीत उसी की होगी, इंडिया गठबंधन की।
और इंडिया गठबंधन ही यहाँ से जीत कर जाएंगे, चाहे उसमें कैंडिडेट कोई भी आ जाए। और उम्मीद करेंगे हम कि अच्छा से अच्छा कैंडिडेट उभर के आए और ऐसा कैंडिडेट आए जिसको वोट देने के बाद वह कैंडिडेट फिर हम सबों का विकास कर पाए, हमारे प्रखंड का विकास कर पाए, किशनगंज जिला का विकास कर पाए, हमारे बिहार वासियों का विकास कर पाए। आप उस जो है चेहरे के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा चेहरा आए जो लोगों का विकास करे, पुल पुलियाओं का जो भी समस्या है इन सारी चीज़ों पर वो काम करे। क्या अभी जो आपके वर्तमान के सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब हैं किशनगंज लोकसभा सीट के, क्या वो ये सारे काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, जावेद साहब जब इलेक्शन में पहले आए थे और इलेक्शन का चुनाव के लिए आए थे 2019, तो ये मेरे गांव डांगीबाड़ी में गए थे और मैं उसमें भाषण दिया था। मैं उनके सामने बोले थे कि डॉक्टर साहब, आज जैसे आप डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब कहलाते हैं, आप इंशाल्लाह जीतेंगे और हम सभी लोग आपको जिताएंगे। हाँ, मगर आपको यही जावेद रहना है जो जावेद आज हम दिख रहे हैं, कल हो करके अलग जावेद ना हो जाए। आज जिस तरह से आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और लोगों के पास वोट मांग रहे हैं, कल आपको इसी तरह से हर जगह, हर कस्बा, हर गांव में जा कर के लोगों को समझाना पड़ेगा काम के लिए, विकास के लिए, और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि ये जो आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग में किस तरह से आदमी चले और कैसे प्रोग्रेस करे, कैसे उनकी प्रमोशन हो, चाहे वह जातिगत प्रमोशन हो, चाहे वह विकास की प्रमोशन हो, चाहे वह शिक्षा पर प्रमोशन हो, हर विषय पर उनको जागरूक कराना था। मगर ये कमजोरी है हमारे जावेद साहब का कि ये गांव मोहल्ला बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, छोटे वर्करों को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और सिर्फ ऊपरी स्तर पर जहां तक जो कुछ भी उससे बन पा रहा है कर रहे हैं। हम लोगों को भी एक शुक्रिया बुझा रहा है कि नहीं, हम लोगों का एक एमपी है जावेद आज़ाद साहब। हाँ, इसका एक ही खूबी सबसे बड़ी है कि ये किसी को लड़ाना नहीं जानते हैं, लड़ते नहीं हैं किसी से और लड़ाना भी नहीं जानते हैं, ये इसकी खूबी है। बात बाकी विकास के मामला में बिल्कुल ही इसका कमजोरी है। लोगों को प्रफुल्लता देखने के संबंध में इसका बहुत ही कमजोरी है, लोगों से जुड़ने के संबंध में इसका बहुत ही कमजोरी है, यही मेरा कहना है। चलिए, आपका ये कहना है, हालांकि आपके जो है सीटिंग सांसद हैं, वर्तमान के सांसद हैं, और आप उनकी कमियों को भी गिना रहे थे कि हमारे वहाँ गए थे, हमने ऐसा करने को कहा लेकिन उन्होंने किया नहीं। वो लोगों से मिलते नहीं है, लोगों से उनका वास्ता टूट जाता है जीतने के बाद, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि भाई आने वाला चुनाव में हम इंडिया गठबंधन को ही सपोर्ट करेंगे, ऐसा क्यों? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन जो भी चुनेंगे, जिसको भी चुनेंगे, वो लायक चुनेंगे। हाँ, और वो लायक व्यक्ति जब हमारे बीच आ जाएंगे, हाँ, तो मैं उन्हीं को जिताने का प्रयास करूंगा। मुझे 2 वोट ही अगर बन पा रहा है कि मैं 2 वोट बना पाऊंगा तो मैं इंडिया गठबंधन के लिए ही बनाऊंगा। ये मेरा व्यक्तिगत दिली चाहत है और ये दिली दिमाग भी हम बोल रहे हैं अपना। आप जो है उस लायक के आदमी को तलाश कर रहे हैं। अगर पार्टी की तरफ से जावेद साहब को ही लायक समझा गया और उन्हीं को टिकट देकर भेज दिया गया, फिर क्या करेंगे? तो मैं उसको भी इसी तरह से बोलूँगा, खड़ी खोटी पहले सुनाऊँगा और सुनाने के बाद उसमें जो कमियां हैं वो कमी उनको गिनाऊंगा और गिनाने के बाद फिर मैं उसी को वोट देने का प्रयास करूंगा और दिलाने का प्रयास करूंगा। चलिए, सीमांचल में एक और पार्टी है, MIM पार्टी, जो ओबीसी की पार्टी है। अब वो कह रहे हैं कि भाई लोग कांग्रेस का पीछा छोड़ दे, हम मुसलमान, दलित और जो है निचले तबके के लोगों की बात को करते हैं, ऐसे में लोग कांग्रेस को छोड़े, मुझे अपनाए, मैं उन लोगों की बात को उठाऊंगा और उन लोगों के हर सुख दुख में हाजिर रहूंगा। ये ओवैसी साहब का कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ओवैसी साहब जिनको प्रदेश महासचिव चुने हैं, प्रदेश अध्यक्ष चुने हैं, शायद इनके द्वारा हमारे सीमांचल संभाल नहीं पा रहे हैं और संभाला नहीं जा रहा है। अगर संभाला जाता या संभाल पाते, लोगों से सही विचार होती, तो हमको लगता है कि ओवैसी साहब का ये 4 कैंडिडेट जो है, जो जीतकर विधानसभा तक पहुँचे, ये चारों कैंडिडेट वो घसकते नहीं और दूसरे पार्टियों में जाकर के ज्वाइन करते नहीं। कहीं ना कहीं यह तो कमजोरी है। और MI हमारे यहाँ जीत नहीं पाएंगे। जीत पाते उस शर्त पर कि ये 4 कैंडिडेट अगर ये 5 साल को बिता पाते और इनको अगर ओवैसी साहब रोक पाते
तो लगता है कि सामने पोजीशन में ये 5 नहीं 7 भी जीत सकता था यहाँ से। हाँ, और सीमांचल से, और ये 7 कैंडिडेट उनका ही होता, इसलिए कि हम लोगों को चाहिए था अपना आवाज़ उठाना। मगर जीत जाने के बाद ओवैसी साहब भी सीमांचल के लिए बहुत ज़्यादा कोई जवाब नहीं दे पाए और ना आवाज़ उठा पाए। और रहा अख्तरुल ईमान साहब का, ये पक्षपात हैं और पक्षपाती से जवाब देने के कारण इनके जो है चारों विधायक जो है ये दूसरे पार्टी में चले गए, भले बाद में इन लोगों पर कोई भी आरोप लगाता हो। और एक बात आपको हम कहना चाह रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि वर्तमान जो बात है, अभी कुछ दिन पहले जितेंद्र राम मांझी जी का हमारे किशनगंज में दौरा हुआ और इस दौरा में शेरशाहवादी समुदाय पर जो विशेष टिप्पणी हुआ, गलत रूप का टिप्पणी हुआ, अवैध रूप से इनको बहुत सारा कुछ कहा गया, अभद्र भाषा का व्यवहार किया गया। इस विषय में आज तक अख्तरुल ईमान हो चाहे किसी पार्टी का भी कोई भी हमारे एमएलए या एमपी आज तक कौन सा कदम उठाया, आज तक क्या किया? सिर्फ हमारी वोट से ही उसको जोड़ रही है, मतलब है हमारे वोट से ही मतलब होता है। बाद बाकी हमारे जो समस्याएं सामने आते हैं, इस समस्या खुद ब खुद आप कर लीजिए। हाँ, हम आपको जो है ना इस बीच में थोड़ा सा रुकना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि भाई हमारे सांसद हो या विधायक हो, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। हालांकि अख्तरुल ईमान साहब हो या फिर डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब हो, इन लोगों ने अपने अपने फेसबुक आईडी में वीडियो जारी करके कहा है कि भाई शेरशाहवादी को इस तरह से टारगेट करना या उनको घुसपैठी करना ये गलत बात है। जितेंद्र राम मांझी उनको चाहिए कि ये अपने बयान को वापस ले। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं, क्या इन चारों विधायकों के भागने का जो मेन रीज़न है, कारण है, आप अख्तरुल ईमान को समझते हैं क्या? बिल्कुल मैं अख्तरुल ईमान साहब को समझता हूँ। हाँ, कि आज मैं उसी बात पर फिर लौट के आता हूँ कि जितेंद्र राम मांझी जी जो बयान दिए और बयान देकर चले गए, आज तक किसी भी पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल हो, चाहे वो हमारे कांग्रेस का एमपी महोदय हो, चाहे हमारे विधायक स्थानीय विधायक सऊद असगर साहब हो, चाहे अंजर नईमी साहब हो, चाहे कोई भी विधायक हो, हमारे जो जीते हुए विधायक हैं, कोई भी विधायक, आज तक शेरशाहवादियों को कोई ऐसा बात का सांत्वना दिया कि ठीक है मैं आगे बढ़ करके ऐसा बात करता हूँ, ऐसा काम करता हूँ, ठीक है आप लोग 5 आदमी मिल बैठ के बैठिए और फिर हम लोग भी वहाँ पहुँचते हैं और फिर इसका कोई निर्णय लेते हैं, ऐसा क्या कुछ जवाब दिया? आज तक कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह से हमारे अख्तरुल ईमान साहब चारों विधायकों के साथ सही से राय मशवरा नहीं लेने के कारण, नहीं देने के कारण और नहीं लेने के कारण, चारों विधायक अपने आप को खोखला समझा और अपने आप को समझा कि मैं इतना खर्च करने के बाद मैं अगर जीता हूँ, विधायक बना हूँ, तो मेरे द्वारा जब अपना प्रखंड नहीं संभाल पा रहे हैं मैं, और पब्लिक का मैं कोई हित का काम नहीं कर पा रहा हूँ, विकास नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये बेचारा लोग मजबूर होकर के तब इन लोगों को दूसरे का सहारा लेना पड़ा। हम अगर खास करके पूछें ओवैसी साहब के बारे में, इसको आप कैसा नेता मानते हैं? मैं ओवैसी साहब को सबसे अच्छा नेता मानता हूँ, सबसे अच्छा नेता मानता हूँ, जो वो कम से कम धर्म विशेष पर, एक धर्म पर वो बात उठा रहे हैं, जबकि इस धर्म के, मुस्लिम धर्म के बहुत सारे नेताएं हैं, लेकिन और इस तरह से आवाज़ नहीं उठाते हैं जिस तरह से कि ओवैसी साहब उठाते हैं। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन वोट नहीं देंगे। मैं मानता हूं इस बात को, मगर हमारे सीमांचल में वो वोट बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए बना नहीं पा रहे हैं कि यहाँ वो आदमी चुन नहीं पा रहे हैं सही से। जैसा कि मैं कुछ दिन पहले की बात बोल रहा हूँ, हमारे शेरशाहवादी को क्या अभिशाप है राजनीतिक में जाना? हमारे अमीरुल साहब जो गिलावाड़ी के हैं, ये अख्तरुल ईमान जी से बातचीत किए थे कि हमको और हम लोगों को आकर के बोले भी कि मामा हम लोग आ रहे हैं इसमें, ये विधानसभा में आ रहे हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है और हम लोगों को जीत किसी तरह से दिखाना है। हम लोग भी कमर कस लिए कि हाँ वास्तविक शायद सच्चाई है इसमें, मगर इतना घिनौना जाते हैं हम लोग और इतना गंद करते हैं उन नेताओं के सामने, उस अख्तरुल ईमान के सामने, कि वो लोग कहा कि जाति को आप ऊपर उठाने के लिए आए हैं। उनको यही जवाब था क्या कि जाति को आप ऊपर जगाने के लिए आए हैं? क्या यही जवाब था उसको? क्या और दूसरा कोई जवाब नहीं था?
हाँ, तो मैं कहूँगा ये बात कि ओवैसी साहब सब कुछ कर रहे हैं, मगर सही नेता हमारे सीमांचल में बिल्कुल, चुन बिल्कुल। नहीं पाए आपकी हैं। जो बात है उस बात को हम समझ रहे हैं कि ओवैसी साहब अपनी जगह में ठीक हैं, लेकिन उन्होंने जो बिहार लेवल में जो नेता चुना है वो कहीं न कहीं गलत है। चलिए अब थोड़ा-सा हम किशनगंज लोकसभा सीट के विकास पर आते हैं। आपके आसपास के इलाके में डॉक्टर जावेद साहब के नाम का कहीं कोई शिलान्यास या फिर कहीं कोई उद्घाटन आपके आसपास के इलाके में? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरे ठाकुरगंज में खास करके कहीं पर भी कोई शिलान्यास हुआ है हमारे एमपी साहब के द्वारा। मुझे आज तक दिखाई नहीं दे रहा है और ना दिया है। एमपी साहब हमारे मदरसा में आए थे, भैंसलोत्री मदरसा में, बोल रहे थे कि लगभग 4000 लमसम 4000 किलोमीटर हम रास्ता सरकार से लिए हैं लड़ झड़ के, मगर हम देख नहीं रहे हैं कि ठाकुरगंज में कहीं उसके द्वारा एक रास्ता भी बना। जो कि उनके मरहूम अब्बा जी के नाम से एक कॉलेज है, हाँ, नेशनल आज़ाद कॉलेज, जी, हमारे एमएच यहाँ आज़ाद एक कॉलेज। ही जी। कॉलेज है। वो कॉलेज भी उनसे संभाला नहीं जा रहा है। कॉलेज में आए दिन लफड़ा हो ही रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो ही रहा है। और दूसरा बात, वो सड़क जो है जो कि बिवलडांगी पथरिया वगैरह तक जाता है, वो सड़क जर्जर हो चुका है। हाँ, वो सड़क का भी निर्माण नहीं हो पा रहा है। कम से कम अपने अब्बू के नाम नाम का तो रोशनी तो वहाँ पर कम से कम रखता कि कम से कम ये सड़क मैं बनवा दूँ और अपने अब्बा का रोशनी नाम का रोशनी रखूँ मैं माने यहाँ। कमी तो बहुत हाँ, सारा है, लेकिन कमी फिर भी बहुत वोट सारा है। देंगे, फिर वोट भी देंगे। ना, ये तो मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई आप मजबूरी ना समझिए, हम हैं, हमको वोट नहीं, दीजिए। आप कह रहे हैं मजबूरी है। नहीं, ओवैसी साहब का यहाँ पर वो जगह नहीं बना पाए हैं। जो भी जगह बनाए हैं, जो भी घोंसला बनाए हैं, वो घोंसला रहने वाली नहीं, थोड़ी बहुत हवा में वो गिर जाने वाले हैं। और ये जो है हमारा, हम सबों का मिशन एक ही है कि हम लोग झूठ को हटाएं और अच्छा। ईमानदार को लाएं। तो ओवैसी ईमानदार साहब झूठा है। नहीं, ओवैसी साहब को हम झूठा नहीं बोल रहे हैं। झूठ का मतलब कि वर्तमान सरकार जो है ये अक्सर सभी जी। वादे झूठे करते हैं, और सभी वादों जो झूठे करते हैं, इसके लिए हम लोग ये केंद्रीय सरकार को हटाने के क्रम में हम लोग 2024 में जो है इंडिया गठबंधन को ही लाएंगे, ताकि वो झूठ का पोल खोले और झूठी सरकार हटे, ताकि इंडिया का विकास हो, पूरे भारत का विकास हो, भारत के लोग जागृत हो, और जो भी सजा पाया भारत के लोग कम से कम इस सजा को महसूस करें कि नहीं, हमको इस तरह का सजा मिला था, अब हमको सुधार के चलना है, और कैसे हम चलें, ये रास्ता कम से कम, ये पढ़ाई कम से कम उसके दिमाग में सेट हो जाए। अच्छा, एक बात मुझे, एक और सवाल मैं आपको करना चाहूँगा कि जो है भारत के अंदर मुसलमानों की कई बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं। अगर आप देख लेंगे तो आसाम में जो है वो एआईयूडीएफ पार्टी है, जिनके जो है संस्थापक जो हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल हैं। और केरल में अगर देख लेंगे तो वहाँ भी इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग की पार्टी है। और तेलंगाना में देख लेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम पार्टी है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन बना, इस गठबंधन में किसी भी पार्टी को नहीं बुलाया गया। आखिर क्यों? आप एक तरफ बीजेपी को हराना भी चाहते हैं, दूसरी तरफ आप जो बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं, खास करके मुस्लिम पार्टियाँ, उनको आप साथ में लेना नहीं चाहते हैं। क्या दर्शाना चाहते हैं आप? देखिए, ये तो बड़ी राजनीति की बात है, और मैं खास करके हमारे असदुद्दीन ओवैसी के बजाय बदरुद्दीन अजमल साहब को धन्यवाद दूंगा कि उनके अधिकतर मेंबर जो हैं, अधिकतर मेंबरान, हाँ, जो हिंदू कास्ट से आते हैं, और उन्हीं की पार्टी में मौजूद हैं। और उनके पार्टी में वो मौजूद हैं, और उस पार्टी का चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है। जी, बिल्कुल। हाँ, और बदकिस्मती की बात है कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का यही चीज़ कमी है कि वो आज तक हिंदुओं को जोड़ नहीं पाए। हाँ, और हिंदू ना के बराबर है इनके पार्टी में। मगर बदरुद्दीन अजमल साहब जो हैं, ये अपने पार्टी में कम से कम 50% हिंदुओं को जोड़ करके रखे हुए हैं, और वो किसी तरह से, जहाँ तक भी जो संस्था चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, वो अब बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। इसलिए मैं बदरुद्दीन अजमल साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। रहा सवाल कि और पार्टियाँ, जैसा कि इंडियन मुस्लिम नेशनल पार्टी, इंडियन एक्सप्रेस मुस्लिम एक्सप्रेस पार्टी, जो माने जम्मू कश्मीर या कश्मीर साइड में है, जो हमारे यहाँ फैले हुए नहीं है। हाँ, ये लोग जो हैं, तो ये लोग भी वहाँ पर फल रहे हैं और फूल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जिसको लेकर के गला फाड़ करके बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि वहाँ के पंडितों को ऐसा, वहाँ के पंडितों को ऐसा, वो जा करके देखे कि इंडियन मुस्लिम एक्सप्रेस या इंडियन कॉन्फ्रेंस यूनियन कॉन्फ्रेंस में कितने हिंदू पंडित जोड़े हुए हैं, और कितने हिंदू पंडितों को जोड़ करके वो सदस्य बना करके, और उनको राजनीतिक भागीदारी दे करके अपने पार्टी में रखे हुए हैं। बहुत-बहुत सर शुक्रिया आपका कि आपने अपना समय निकाला और हमसे बात करने की कोशिश की। ठीक।
शुक्रिया, आपका चैनल का भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। आपका दिन दोगुनी रात चौगुनी फले फूले और फिर चैनल को सही तरह से चला पाएँ, यही मेरा दुआ रहेगी।